वेलकम टू स्मार्ट एजुकेट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस बायोलॉजी के सीरीज में जो कोशिकांग होते हैं यानी सेल ऑर्गेनल। जो सेल में पड़े हुए बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल के मेटाबॉलिज्म क्रियाएं यानी अपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, नियमन करते हैं। उन सब के बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने सेल के न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कोशिका केंद्रक के बारे में, क्योंकि कोशिका केंद्रक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। उसके साथ साथ हमने उसमें गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, ये सारे चीज़ों को डिस्कस किया था। और इससे पहले हमारा कई टॉपिक सेल पे बन चुके हैं जो कि बेसिक चीज़ होते हैं, जो आपको आना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उन सब वीडियो को आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे आपको और वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आगे बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल के अगले पार्ट के बारे में। अगला हमारा है कोशिकांग। कोशिकांग के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे संरचना, हमने कोशिका का दिखाया था आपको चित्र कि उसमें बहुत सारे ऐसे संरचनाएं छोटी बड़ी होती हैं कोशिका द्रव्य में फैले हुई, बिखरे हुई, जो क्या है वो सारे कोशिकांग हैं। जैसे बात कर ले हम माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, ये सारे जो हैं कोशिकांग हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कोशिका द्रव्य है उसको कितने भागों में बांटा है। तो कोशिका जो यानी साइटोप्लाज्मा को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें हम तो पहला होता है साइटोसोम और दूसरे की बात करें यहाँ पे तो हम साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में जो उपस्थित ऑर्गेनल होते हैं, ऑर्गेनल्स की बात करें तो जो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं उसे ऑर्गेनल कहते हैं, कोशिकांग। ठीक है फ्रेंड्स। और साइटोसोम भी कोशिका द्रव में ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक कोशिका झिल्ली से बंधा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, एक आकार होता है जो बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कोशिका द्रव्य का ऐसा भाग, ये भी एक क्या है, कोशिका द्रव्य का भाग है। कोशिका द्रव्य का ऐसा भाग जिसमें क्या है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लें तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या है, ये अनुपस्थित होते हैं, उसमें होता है नहीं। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। आगे हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्मा में जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से कोशिकांग आते हैं इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी इसको अगर हिंदी में बोले तो अंतःद्रव्यी प्रजालिका, ये होता है। अगले की बात करें तो अगले यहाँ पे गाल्जी काय। और अगले की बात करें हम फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको इसके केवल बता दे रहे हैं कि कौन कौन से हैं। आगे इसमें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में
विस्तृत तरीके से आगे बात करेंगे। अगले की बात करें तो अगला कौन सा आता है, माइटोकाइंडिया। माइटोकाइंडिया। आगे और बात करें तो राइबोसोम। और आगे बात करें तो यहाँ पे लाइसोजाइम। और आगे बात करें तो हरित लवक, तारकाय। फ्रेंड्स, इस तरह से क्या है, कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो आगे हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःप्रजयी जालिका। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी इसको शॉर्ट में हम ER भी कहते हैं। यानी अंतःप्रजयी जालिका। यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दो प्रकार के। एक होती है रूग सरफेस्ड और एक होता है स्मूथ सरफेस्ड। यानी एक खुरदुरी सतह वाली होती है और दूसरी क्या होती है, यानी ER का मतलब फ्रेंड्स आप जान रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो रूग सरफेस वाला होता है, इस पे क्या होता है, इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या होता है, और ये इसका मेन वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली प्लस प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगर हम चित्र की बात करें तो जैसे ये हमने कल पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस तरह इसके बीच में ये होता है और उसके किनारे किनारे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर बना होता है। जो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसमें, ये क्या होता है, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, यानी अंतःप्रजयी जालिका होते हैं। तो ये वाले जो भाग होते हैं ये रूग वाले होते हैं, ये खुरदुरी वाली होती है। और इसके आगे के जो ये भाग होते हैं ये क्या होते हैं, चिकनी सतह वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, जैसे कि आप चित्र में वहाँ भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह राइबोसोम पड़े हुए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और राइबोसोम के साथ साथ ये क्या होता है, खुरदुरी सतह होते हैं इसके ऊपर। और ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कोशिका झिल्ली और प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब है, सिंथेसिस करने का मतलब है कि इसको क्या करता है, इकट्ठा करता है और उसको क्या करता है, फिर निर्माण कार्य में दे देता है। जैसे कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण यहीं से होता है, यहीं से प्रोटीन और उसका कोशिका झिल्ली को देकर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कराता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका हो गया। अब हम स्मूथ सरफेस की बात करें, ERP, तो ये क्या होता है, ये आगे वाले जो भाग होते हैं ये क्या होते हैं, इसके स्मूथ सतह होते हैं, ये जो स्मूथ सतह होते हैं। अब ये इसका क्या काम है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य काम होता है। और ये जो आगे चिकने सतह होते हैं वह क्या है, न्यूक्लियस के बिल्कुल सटे हुए भाग, ये न्यूक्लियस का एरिया है। जो ये सटा हुआ भाग बिल्कुल क्या होता है, स्मूथ सरफेस
ERP यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया इसका। आगे हम बात करेंगे इसमें गाल्जी का आगे, यानी इसे गाल्जी उपकरण भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? गाल्जी उपकरण, यानी इंग्लिश में बोले तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गाल्जी काय है यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एक इटली के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका खोज किया था, यानी इसका डिस्कवर करने वाले कौन थे? कैमिलियो गाल्जी इसके डिस्कवर करने वाले थे। फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या होता है कोशिका में, ये किस तरह फंक्शन करता है? तो जो सेल्स में जो भी उपापचय क्रिया यानी सेल्स में जो भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, उससे जो भी पदार्थ बनते हैं, जो यानी हम यहाँ यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में ही ऐसे सारे चीज सिस्टम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर के उपयोगी होते हैं, एनर्जी के लिए काम आते हैं, वो क्या करता है? उनका ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। परिवहन, संवहन, इस तरह से उनका विनिर्माण का भी काम करते हैं। विनिर्माण, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसके सेल का यानी कोशिका का ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कोशिका का ट्रांसपोर्ट किस ऑर्गेनेल को कहते हैं, किस कोशिकांग को कहते हैं? तो आपको बताना है गाल्जी का है, यानी जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? जो भी कोशिका में क्या है, जो भी पदार्थ बनते हैं मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप, उन पदार्थों को विनिर्माण और उसको परिवहन के लिए, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से, जैसे कि वहाँ पे कोई सी भी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी के प्राप्त हुए, उसको इधर उधर ले जाने के लिए, यानी ऊतकों को एनर्जी देने के लिए क्या करता है? ये उसको एटीपी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, एक नोट करने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो जीव जंतु हैं उसमें तो लगभग पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें नहीं पाया जाता है, जो कि एग्जाम के इम्पॉर्टेंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें तो नीले हरे शैवाल में क्या है? गाल्जी का अनुपस्थित रहता है, उनमें नहीं पाया जाता है। और बात कर ले हम यहाँ पे तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु में भी नहीं पाया जाता। और बात कर लें आगे माइकोप्लाज्मा में जो है गाल्जी का अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है। इनमें अनुपस्थित क्यों रहता है? क्योंकि ये जो हैं इनमें एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका होता है। ये हैं तो यूकैरियोटिक, लेकिन इनमें क्या है? एक कोशिकीय होता है। और क्या है? एक कोशिकीय होने के साथ साथ इनमें वेल डेवलप जो इनका सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये सब नहीं होते, जिसके कारण इसमें सारी क्रियाएं वो गाल्जी काय वाले नहीं हो पाते, ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं होता। जो भी पदार्थ बनता है वो एक ही सेल में सारा वर्क अपना करके समाप्त कर लेता है। आगे हम यहीं पे बात करेंगे हरित लवक के बारे में। अगले कोशिकांग की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे सेल के कोशिकांग के अगले क्रम में बात करने वाले हैं लवक यानी प्लास्टिड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लवक क्या होते हैं? तो लवक मोस्टली पौधों में पाया जाता है, यानी यूँ कहें तो पौधे में ही पाया जाता है। प्लास्टिड यानी लवक का काम क्या होता है? लवक कई तरह के होते हैं, इसके हम क्लासिफिकेशन भी आगे करेंगे। लवक का काम होता है पौधों को रंग प्रदान करना,
पौधों के सेल्स को रंग प्रदान करना, और इसी के माध्यम से फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के माध्यम से क्या है, अमीनो अम्ल से वहाँ पे अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी होता है। तो इस तरह से लवक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली अगर बात करें यहाँ पे हम, तो अवर्ली लवक, अवर्ली लवक, और दूसरे की बात करें यहाँ पे तो वर्ली लवक, और तीसरे की बात करें तो हरित लवक, हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट और यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, और इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो इस तरह से 3 पाए जाते हैं लवक के पार्ट। इसकी हम बात करें तो इसका क्या वर्क होता है अवर्ली लवक का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अवर्ली लवक, ये क्या है, जड़ों तथा पृथ्वी के अंदर जो सॉइल के नीचे जो स्टेम पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य होता है अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का किसमें परिवर्तित करना, वसा में। अमीनो अम्ल का वसा में परिवर्तन करना इनका अवर्ली लवक का मुख्य कार्य होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जड़ों में मुख्यतः, और जो स्टेम नीचे होते हैं यानी सॉइल में होते हैं उनमें पाया जाता है। आगे हम बात कर ले वर्ली लवक की, तो जो वर्ली लवक होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा रंग दिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा रंग कहाँ दिखते हैं, जैसे फलों में। आप देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के प्लांटों में अलग अलग टाइप के फल होते हैं। जैसे अमरूद को आपने नीला देखा होगा, ठीक है, सेब को आपने सेब रंग यानी लाल कलर का देखा होगा। इस तरह से क्या है, विभिन्न प्रकार के फलों में पाया जाता है वर्ली लवक। लवक उनको पिगमेंट देने का काम करता है, यानी फलों को पिगमेंट देने का काम करता है वर्ली लवक। और बात कर लें तो फूलों में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है। आप देखते होंगे कि विभिन्न जो अलग अलग प्लांट होते हैं उनके अलग अलग फ्लावर होते हैं, उनके अलग अलग कलर भी होते हैं। कुछ जो ग्रीन कलर के जो तने होते हैं यानी कलरफुल तने होते हैं, उनको तने में भी पाया जाता है ये, यानी प्लांट्स के स्टेम में भी पाया जाता है हरित लवक, पत्तियों में पाया जाता है। तो इन सब जगह पे जहाँ पे भी कलर आपको दिखता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, वर्ली लवक। वर्ली लवक का मेन काम क्या होता है, वर्ली लवक का मेन काम होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना, और इनके जो प्लांट्स होते हैं उनके पॉलिनेशन में हेल्प करना, यानी उनके प्रजनन में हेल्प करना। जैसे कि अगर कोई फूल है, मान लीजिए इस टाइप का कोई फूल है, और इस फूल में फूल है, और इस फूल में यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे पॉलीगन पड़े हैं। जब ये कलरफुल होंगे, ये वाले पार्ट जो इसके जो बाह्य दल पुंज हैं वो कलरफुल होंगे, ऑटोमेटिक कीड़े मकोड़े इसके तरफ आकर्षित होंगे, मधुमक्खियाँ आकर्षित होंगे और इस पॉलीग्रेन पे बैठेंगे, और पॉलीग्रेन यानी वर्तिकार पे बैठेंगे, और इस क्या होगा, उनके पैरों में यहाँ पे जाएगा, ये दूसरे प्लांट्स पे जाएंगे और वहाँ से क्या है, उनको प्रजनन का काम करेंगे। वहाँ पे प्लांट्स के अंदर उनका पॉलीगेन पहुँचेगा और उनको प्रजनन कराएगा। तो इस तरह क्या है, वर्ली लवक विशेष तौर से इन्हें प्रजनन के लिए हेल्प करते हैं। प्रजनन कैसे, जैसे कि यहाँ पे पॉलिनेशन कह लें, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पॉलीगेन इनका स्थानांतरण होता है। आगे हम बात कर लेते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं, हरित लवक इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। हरित लवक में ये एक इसमें पिगमेंट पाया जाता है, ये मोस्टली पौधे और तने में पाया जाता है। कहाँ पे, पौधे के पत्तियों में तथा किसमें, दूसरी बात तने में पाया जाता है। यानी जो प्रकाश में उपस्थित होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, वहाँ पे क्या है, इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना पौधे भोजन बनाते हैं। और इसके साथ साथ हरित लवक और किन में पाया जाता है, प्लांट के साथ साथ ये
फंगी। प्लांट के साथ साथ ये शैवाल में भी पाया जाता है, शैवाल, एल्गी में भी पाया जाता है। क्योंकि एल्गी भी क्या है, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। उसमें भी एक तरह से एक पिगमेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट की तरह, जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है वो, और भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो वो भी एक शैवाल भी स्वपोषी अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बात कर लें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे ज़्यादा कौन सा रंग इसमें भूमिका निभाती है, तो वो कौन सा है, कैरोटीन। कैरोटीन जो कौन सा कलर होता है, नारंगी। यानी कैरोटीन एक प्रोटीन होता है, क्या है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भूमिका निभाती है, और वो किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। अगर और हम आगे बात कर लें, जैसे एक ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल जो क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य यानी प्रकाश संश्लेषण में जो तरंगदैर्घ्य नहीं पहुंच पाते हैं, उनमें क्या है, ज़ैंथोफिल एक वर्णक पाया जाता है जो कौन सा कलर का होता है, पीला कलर का होता है ज़ैंथोफिल, जो क्या करता है, उससे पीले प्रकाश को अवशोषित करके इन्हें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को वो बढ़ाता है। तो ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, ज़ैंथोसिस। और ये जो क्या है, कैरोटीन नारंगी कलर का होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, इसकी संरचना एक थैली की आकार की होती है, एक थैली की आकार की इस तरह से इसकी संरचना होती है। और इसमें क्या है, इसमें एक अम्लीय एंजाइम भरा होता है, अम्लीय एंजाइम। अम्लीय एंजाइम होता है जो ये लाइसोसोम होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो कोशिका में, कोशिका जो द्रव होता है यानी कोशिकीय जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उसको क्या करता है, ये अम्लीयता को बनाए रखता है, यानी अम्लीयता को मेंटेन करके अंदर ये रखता है, यानी अम्लीयता को बनाए रखता है। कहाँ पे, कोशिका द्रव, यानी जो कोशिका द्रव होता है उसको बनाए रखता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल एक होता है जो कि कोशिका द्रव्य में इसकी आकार कुछ इस तरह से थैली नुमा होती है, और इसमें क्या होता है, एक अम्लीय एंजाइम भरा होता है, अम्लीय एंजाइम, अम्लीय एंजाइम भरा होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो कोशिकाओं का जो हमारे कोशिकाएं मृत होती हैं उसको क्या करता है, ये पाचन करता है, यानी मृत कोशिकाओं के पाचन में भी भाग लेता है। और आगे हम बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है। इसके आगे हम बात कर लें तो इसके आगे जैसे अगर हमारी उपापचय क्रिया क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता है, अगर इसमें लीक हो गया, इसमें कहीं से लीक हो गया, तो ये क्या है, इससे जो भी एंजाइम अंदर हैं वो अगर इससे लीक हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। यानी जो यहाँ पे लाइसोसोम है वो खुद को नष्ट कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली मतलब कि स्वयं को नष्ट कर देना, तो इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली। एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जो कोशिकांग है उसे आत्मघाती थैली के मतलब किसको उपनाम से जानते हैं, तो वो क्या है, लाइसोसोम। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं लीक होने के बाद ये स्वयं के कोशिकाओं को पाचित कर जाता है, यानी स्वयं के कोशिकाओं को ये मार डालता है, अपने आप को ही खत्म कर लेता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें जो बड़े बड़े कोशिकाएं होती हैं, यानी जो
कोशिका द्रव्य में यानी कोशिका झिल्ली से जो बड़े बड़े पदार्थ आ जाते हैं और जो क्या है सेल की यूज लायक नहीं होता है, उनको क्या करता है, उनको भी ये पाचित करके सेल जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या करता है, साफ कर देता है। तो ये क्या करता है, साफ सफाई का भी काम करता है, यानी सेल को साफ सफाई का भी काम करता है। तो इस तरह से हमने लाइसोसोम को देख लिया। फ्रेंड्स आगे हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग करने से पहले हम इसके डिस्कवर के बारे में बात करते हैं। तो इसके डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर एक वैज्ञानिक थे, अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसका नाम उन्होंने दिया बायोप्लास्ट। लेकिन थोड़े दिन बाद एक और वैज्ञानिक आए, कार्ल बेड़ा, जो इन्होंने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स इस तरह डिस्कवर किसी और ने किया और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया अभी प्रचलन नाम है, जो ग्रीक भाषा में नाम दिया वो क्या, कार्ल बेड़ा एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया। और अल्टमैन ने तो खोज किया लेकिन उसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसकी आकृति। तो इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती, ये अनिश्चित आकृति की होती है, अनिश्चित आकृति की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनिश्चित आकृति। इसकी अनिश्चित आकृति की बात करें तो जैसे लंबा भी हो सकता है, बेलनाकार और गोला भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, ये विभिन्न आकृतियों में जैसे जैसे जीव होते हैं उनके अनुसार इनका आकृति भी होती है। और ये क्या है, ये एक दोहरी यानी डबल लेयर वाली एक आकृति होती है, दोहरी लेयर वाली आकृति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, कोशिका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इसको और एक उपनाम से जानते हैं क्या, जैसे ये सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं इसे, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका फार्मेशन कहाँ होता है, उनका फार्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, ये संश्लेषण भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करके यहाँ से ऊर्जा सेल के लिए प्राप्त होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस। यानी सारी एनर्जी जो सेल को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी के टोटल अणु बनते हैं, एटीपी के, जो कि टोटल 36 एटीपी के अणु बनते हैं, जिसमें से कि 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही 34 एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। फ्रेंड्स यहाँ से हम मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। तो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स जो होता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा राइबोसोम और खनिज लवण प्रोटीन, विभिन्न प्रकार का मिश्रण होता है ये, जिसके माध्यम से क्या है, जिसके माध्यम से एटीपी के अणु का निर्माण होता है। तो एटीपी का अणु का निर्माण किससे होता है, मैट्रिक्स से होता है। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, राइबोसोम
और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व ये सारे पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ये जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली सभी को प्रवेश करने के लिए नहीं करने देती। यह केवल एटीपी, अगर आंतरिक झिल्ली की बात करें हम तो एटीपी प्लस ऑक्सीजन को प्रवेश करने देती है। बाकी हम बात कर लें बाह्य झिल्ली के, तो जो बाह्य झिल्ली है वो क्या करता है, बाह्य झिल्ली ये ऑक्सीजन यानी O2, खनिज, लवण और इसके साथ साथ एटीपी, एडीपी, अकार्बनिक, कार्बनिक जो भी इसके उपयोगी पदार्थ हैं उन सभी को इसमें एंट्री करने देता है। लेकिन जो अंदर की झिल्ली होती है वो केवल एटीपी और ऑक्सीजन को प्रवेश करने देती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो हम आगे बात करते हैं इसमें। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले आगे हैं तारकाय। तारकाय क्या होता है? तारकाय ये कोशिका विभाजन में, इसका और कुछ काम नहीं होता है, ये कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे हम बात करते हैं राइबोसोम। फ्रेंड्स राइबोसोम जो होता है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के संयोग से बना होता है। और जो राइबोसोम होता है ये दोनों यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य की बात करें हम तो इसका फंक्शन होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये हर जगह पाया जाता है, जैसे कि कोशिकांग के अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि और भी पढ़े, जैसे कि हम वहाँ पे पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक यानी उसमें भी पाया जा रहा था। तो यह लगभग हर जगह पाया जाता है क्योंकि इसका प्रोटीन का निर्माण करना कार्य है। जो प्रोटीन का निर्माण करता है इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जैसे कोशिकाओं का डेड हो जाता है तो नई कोशिकाओं के निर्माण में यानी कोशिका के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और बहुत सारे जगह जहाँ पे कि टूटी फूटी कोशिकाओं को निर्माण करने में, टूटी फूटी जो अंग होती हैं उनको भी निर्माण करने में इन प्रोटीन का भाग होता है। और प्रोटीन जैसे कि हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है तो नए नए सेल्स बनेंगे, तो उन नए सेल्स में भी क्या करता है, इस प्रोटीन का प्रयोग कर लेता है सेल्स और अपने नए सेल्स को बढ़ाने में उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लगभग आज इस सेल्स चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो चीज़ समझ में ना आया हो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसको शेयर कर दें, और शेयर के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते रहें वो मिलता रहे। और बाकी के फ्रेंड्स जैसे कि हमारे चैनल पे और भी टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकल भी चल रहे हैं, टेक्निकल को भी देख सकते हैं। और नॉन टेक का जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और मैथमेटिक्स की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं और उस सब्जेक्ट को भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।